हाय बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप सो कि तुम लोग बहुत बढ़िया होगे। तो आज हम लोग एक नया सीरीज लेकर के आप लोग के लिए आए हैं। ठीक है, बिल्कुल न्यू सीरीज आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। वो सीरीज क्या होने वाला है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है। तो ये सीरीज क्या है मैम, तो ये सीरीज हमारा बायो का सीरीज होने वाला है बच्चों। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज में हम लोग बायोलॉजी जो है हमारा जो बायोलॉजी है बच्चा, स्पेशली फॉर क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 का जो हमारा बायोलॉजी है हम लोग उसको करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 को जो हमारा बायोलॉजी हम लोग उसको आज करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो सीरीज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है, सीरीज में क्या होगा, हमारा क्लास 12 का जितना भी चैप्टर्स है, ठीक है, टोटल जितना चैप्टर्स है हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी चैप्टर्स है इसमें जितना भी चैप्टर्स है हम लोग वो सारे चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, प्लस और हम लोग क्या करेंगे इसके साथ साथ हम लोग इसके साथ साथ इसका डीपीपी भी सॉल्व करेंगे। मतलब चैप्टर्स भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो ये बहुत अच्छे, स्पेशली जो लोग अभी क्लास 11 से क्लास 12 गए ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जो होगा ये हर एक बच्चे के लिए, ये चाहे वो बच्चा किसी भी बोर्ड में हो, सीबीएसई का हो, ठीक है, सीबीएसई के बोर्ड में हो, आईसीएसई, मतलब आईसीएसई तो नहीं होता, अभी तो आईएससी हो जाता है 11 12 राइट, आईएससी बोर्ड में हो या फिर तुम्हारा डब्ल्यूबी बोर्ड में हो, या फिर वो बच्चा, ठीक है, अगर प्रिपरेशन ले रहा है किसी भी नर्सिंग एग्जाम के लिए, कोई भी टाइप ऑफ नर्सिंग एग्जाम के लिए, तो भी ये वाला सीरीज उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 पूरा बायो कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको इस सीरीज में क्लास 12 का जो बायोलॉजी है वो पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर होगा गाइस, आज का जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, ये हमारे क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है जिसको कि आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये हमारे क्लास का पहला चैप्टर है, हम लोग इसको कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ना है, एक पूरा यूनिटी है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जो कि पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर इन प्लांट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर चौथा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। ठीक है, तो ये पूरा रिप्रोडक्शन का खेल है। तो उसके लिए हमें समझना है सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो एनसीईआरटी फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर आईएससी का जो वो बुक होता है वीर बाला रस्तोगी वाला बुक होता है। ठीक है, तो अलग अलग बुक होते हैं, फॉलो नहीं हो रहे, लेकिन बच्चों टॉपिक सब में सेम है। ठीक है, फॉलो हम लोग बुक इसलिए नहीं करें क्योंकि वन शॉट सीरीज होने वाला है। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर्स को इजीली कंप्लीट करेंगे। मतलब वो जो चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी तो वो हफ्ता दिन लगेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग वन शॉट में मैक्सिमम 1 से 2 क्लास लगेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लेंगे और टीपी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से एक नोट्स आपके लिए रेडी किए, जो जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्शन सबसे पहले जान लो कि रिप्रोडक्शन चीज क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन चीज क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना। हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, राइट, कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मतलब जो तुम्हारे ऑफस्प्रिंग को, तुम्हारा सेम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल इट इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चा, इन विच कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो गिव राइज टू यंग वन, जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। मान लो कोई बिल्ली है तो उसका बच्चा बिल्ली ही होगा, राइट, कोई कुत्ता है तो उसका बच्चा कुत्ता ही होगा। तो जैसे वो खुद दिखते हैं वैसे ही अपने ऑफस्प्रिंग को भी लाना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ये ऑफस्प्रिंग भी क्या करता है, ये ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है। ठीक है, फिर ये जो ऑफस्प्रिंग है, जो तुम्हारे यंग वंस है उसी को बोला जा रहा है, ये ग्रो करता है, ये मैच्योर होता है, इन टर्न फिर ये प्रोड्यूस करता है नए ऑफस्प्रिंग को। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे कोई एक डॉग था, ठीक है, कोई एक डॉग था, उसका एक बच्चा हुआ, ठीक है, पपी, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, पपी हुआ, फिर वो पपी मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, वो खुद एक डॉग बना, और फिर उस डॉग ने, मतलब यही वाला पपी डॉग बना, और फिर इस डॉग ने एक नए पपी को जन्म दिया। तो ऐसे क्या होगा, साइकिल कंटिन्यू करेगा, फिर ये पपी डॉग बनेगा, फिर इसका पपी होगा, फिर वो डॉग बनेगा, फिर उसका पपी होगा। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, साइकिल कंटिन्यू कर रहा है। तो ये एक साइकिल होता है। ठीक है, एंड देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन में हमेशा याद रखिएगा या लिविंग थिंग में, रिप्रोडक्शन में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो भी लिविंग थिंग करते हैं, ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, लिविंग थिंग में हो रहा है बच्चा। नॉन लिविंग थिंग भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बोलोगे मैम कैसे रिप्रोड्यूस करें, माउंटेन्स बढ़ रहे होते हैं ना बच्चों, माउंटेन्स क्या होता है, धीरे धीरे हाइट बढ़ता है। बोलोगे कैसे माउंटेन्स का हाइट बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा सॉइल इरप्शन होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, माउंटेन्स का भी हाइट बढ़े। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग थिंग का, हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11 का लिविंग थिंग। ठीक है, उसमें आप लोग पढ़ोगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो लिविंग थिंग का एक बेसिक यूनिट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि माउंटेन्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो वो बेसिक मतलब आपका नहीं है लिविंग थिंग में। ठीक है, बेसिक लिविंग थिंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं आता है, लेकिन रिप्रोडक्शन एक साइकिल होता है जहां पे आपने बर्थ लिया, ठीक है, फिर आप मैच्योर हुए, फिर आप
डेथ हो गई। कोई भी लिविंग थिंग क्या होता है, पहले पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर अल्टीमेटली उसका डेथ होना है, खत्म होना है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइन ऑफ सक्सेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन द बायोस्फीयर। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है किसके लिए? लाइफ का कंटिन्यूएशन रहने के लिए। यहाँ देखो ये जो डॉग है, ठीक है, ये डॉग का प्रजाति, एक लाइफ जो है इसका, ये कंटिन्यू होते जा रहा है, ठीक है। तो हमारा बायोस्फीयर में, ठीक है, हमारा जो बायोस्फीयर होता है उसके अंदर हमें ये जो कंटिन्यूएशन और सक्सेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की बहुत जरूरी है। ये अगर कोई एक राजा है, एक सक्सेशन समझाते हैं, कोई एक राजा है, ठीक है, मान लो कोई भी एक सुपीरियर, कोई भी एक किंग है, ठीक है, कोई भी एक बच्चा किंग है, उस किंग का जो बच्चा होगा वो प्रिंस होगा, राइट। फिर यही प्रिंस को ना वो क्राउन मिलेगा, यही प्रिंस को क्राउन मिलेगा, राइट। तो उसने अपने बाप से क्राउन को सक्सीड किया। अब फिर ये प्रिंस का जब कोई बच्चा होगा, फिर ये प्रिंस बन जाएगा किंग। जैसे इसको क्राउन मिलेगा, गद्दी मिलेगा, ताज मिलेगा, ये क्या बन जाएगा? किंग बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? ये प्रिंस, फिर ये किंग बनेगा, फिर इसका बच्चा होगा वो प्रिंस बनेगा, फिर इसका सक्सेशन वो करेगा, उसका सक्सेशन वो करेगा। इस तरीके से एक राजघराना चलता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन जो है सक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है और लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जो स्पीशीज है, जितने भी बायोस्फीयर है, वो सब मेंटेन रह सके, ठीक है। द रिप्रोडक्शन मेथड आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अच्छा, अब जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप में होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन शॉर्ट, एक कहीं पे भी बायो में आ जाए, इसका मतलब होता है नो। बायो में कहीं पे भी आ मिले तुमको, ई मिले तुमको, इसका मतलब कोई भी वर्ड के आगे ई लगा हो, आ लगा हो, उसका मतलब समझ जाना नो। मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है का मतलब, फॉर एग्जांपल, रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? एक मेल पेरेंट चाहिए, एक फीमेल पेरेंट चाहिए, राइट। मेल और फीमेल होना जरूरी है। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस हो गया। लेकिन असेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चों, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंगल पेरेंट्स के थ्रू, यहाँ पे तुम्हारा इसमें सिंगल पेरेंट के थ्रू तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन हुआ है, सिंगल पेरेंट के थ्रू, ठीक है, विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट है। अब वो सिंगल पेरेंट कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, ठीक है। इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा बच्चा, वो कहलाएगा तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है। So the young one receives all its gene from one parent and so are identical। तो देखो, अब यहाँ पे जब दो फीमेल, मतलब जब दो पेरेंट्स रहते हैं, तब क्या होता है कि एक 50-50 करके दोनों का जीन आता है। जीन क्या है? जीन बेसिकली अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल जीन्स अगर मैं बोलूं, तो जीन्स क्या होता है, जीन्स के बारे में कंसेप्ट ले लो। जीन्स क्या होता है बच्चा, जैसे कि मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, जो ट्रेड्स है, ठीक है, कुछ मेरे पापा के आए, कुछ मेरे मम्मी के आए, राइट। अब मान लो मेरा हेयर का कलर है, ठीक है, तो ये हेयर का कलर मेरी मम्मी से आया मुझे, ठीक है। मान लो कि मेरा जो स्किन का कलर है, ये स्किन का कलर मेरे पापा से मिला मुझे, तो राइट, कुछ जो है मेरा मम्मी की तरफ से आया, कुछ मेरे पापा की तरफ से आया। तो वो जो कैरेक्टर्स आए, वो जो जीन आए, वो हमने दोनों की तरफ से रिसीव किया। लेकिन अगर सिंगल पेरेंट है, ठीक है, अगर इन केस मान लो कि सिर्फ या तो मेल है या तो फीमेल है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जो सिंगल पेरेंट का जो पूरा आइडेंटिकल कॉपी बनेगा उसका ऑफस्प्रिंग, मतलब उसका पूरा डिट्टो कॉपी होगा, कोई भी उसके अंदर मिलावट नहीं होगा, राइट। मल्टीप्लीकेशन ऑकर्स रैपिडली एंड ओनली माइटोटिक डिवीजन ऑकर्स। ये हम लोग सेल वाला चैप्टर क्लास लेवल में पढ़ेंगे कि माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे सिर्फ, मतलब असेक्सुअल के अंदर में सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है बच्चों। इट इज कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किसके अंदर देखा जाता है, जो कि सिंगल सेल एनिमल्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो जो भी एनिमल जो तुम्हारा यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक सेल वाला एनिमल, उसके अंदर देखा जाता है। वो प्लांट भी हो सकता है और वो तुम्हारा एनिमल्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्लांट में देख लो, अमूबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिनिया हो गया, साइगोन हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया हो गया, स्टारफिश, वाटर हाइकन, पोटैटो, बनाना, ब्रायोफाइलम एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी 4-5 एग्जांपल याद रखोगे, बहुत आसान है तुम्हारे लिए ना। वेरियस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ होते हैं, ठीक है। पहला टाइप है हमारा फिजन। पहला टाइप क्या है बच्चों, पहला टाइप होने वाला है हमारा फिजन। तो अगर मैं बात करूं फिजन की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों फिजन की, तो फिजन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजन से क्या समझ में आ रहा है, फिजन, इसका मतलब क्या हो गया, डिवीजन। फिजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले तो इसका मतलब क्या हो गया, डिवीजन। तो इट इज अ डिवीजन ऑफ अ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ठीक है। फिजन के अंदर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई एक सेल है,
ठीक है, ये कोई एक सेल है, ये सेल क्या करेगा, बीच से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बीच से डिवाइड हो जाएगा और इसका दो बन सकता है, राइट। जब ये डिवाइड होगा तो ये एक बनेगा और यहाँ से एक बनेगा, ठीक है, या फिर ये सिर्फ तीन पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, दो से या दो से ज्यादा में डिवाइड हो सकता है। तो इसको जो डिवीजन हो रहा है और ये जो डिवीजन होकर के जो पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाए, इसको हम लोग फिजन बोलते हैं, ठीक है। फिजन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी हमेशा कहीं पर भी वर्ड है, बाइनरी का मतलब होता है दो, मतलब कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो हाफ में, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये एक सेल है, ये बीच से दो हाफ में डिवाइड होगा, तो इसका दो डॉटर सेल्स हमें मिलेंगे, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ईच हाफ फॉर्म करता है एक इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल्स तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्लानेरियस हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मल्टीपल फिजन की, मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस में पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड होता है इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे दो पे डिवाइड हुआ, दो की जगह ये तीन में भी हो सकता है, चार में भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये इतना बड़ा सेल है, अगर ये इतना बड़ा सेल है, अगर ये एक दो तीन चार पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है। अदरवाइज इसकी मर्जी, देखो एक दो तीन चार पार्ट में डिवाइड हो गया, तो दो से ज्यादा पार्ट में जब ये डिवाइड होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फिजन। डिवाइड होकर क्या बनाएगा, अल्टीमेटली उसको डॉटर ही बनाना है, अल्टीमेटली उसको डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाना है। ये किसके अंदर होता है बच्चा, अमोबा और प्लाज्मोडियम के अंदर में होता है, ठीक है। ये दो चीजों को ध्यान में रखना है। अब आ जाओ बडिंग की तरफ, अब आ जाओ बडिंग की तरफ, ठीक है। पहला हमने फिजन पढ़ लिया, दूसरा टाइप होता है बडिंग, ठीक है। दूसरा टाइप बडिंग होता है। बडिंग क्या है, बडिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्टाइल, जिसको कि बर्ड कहते हैं, अराइजिंग ऑन पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। आलू देखा है, आलू, आलू को बहुत दिन तक छोड़ दोगे, ठीक है। आलू को अगर तुम बहुत दिन तक, ये देखो आलू को अगर तुम बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो वहां क्या देखोगे कि कुछ दिन बाद वहां पे उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ फॉर्म होने लगता है, उसके ऊपर से बर्ड्स निकलने लगता है, ठीक है। उसी बर्ड से फिर देखना एक नया आलू बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बर्ड। तो बर्डिंग क्या होता है, छोटा सा बर्ड फॉर्म होना पेरेंट की बॉडी में, फिर वो बर्डिंग मतलब छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्शन निकलना, ठीक है। मान लो ये कोई एक पेरेंट का बॉडी है, ठीक है, इसकी बॉडी से एक छोटा सा इस तरीके से कुछ निकल रहा है और फिर इसी से एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, उसको ही हम लोग, उसी बर्ड से एक नया डॉटर बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, बडिंग बोलते हैं, ठीक है। बडिंग जो है वो ऑकर होता है कुछ प्रोटोजोआ में और सर्टेन लोअर एनिमल्स में, सच एज स्पॉन्जेस, ठीक है। साइंटिफिक नेम पढ़िएगा, स्काइफा, कोलेसेंट्रेट्स, हाइड्रा, ओके, एनालिड, सिलीज, ईस्ट एंड ट्यूनिकेट, जिसको कि हम लोग साल्फा बोलते हैं। साइंटिफिक नेम याद रखना है, बार बार बोल रही हूँ। और साइंटिफिक नेम जब भी लिखोगे उसके नीचे अंडरलाइन, ये तो इटालियन में लिखा है इसलिए ऐसे लिखा है, जब भी साइंटिफिक नेम हम लोग लिखेंगे हम लोग इस तरह से लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन देंगे, नहीं तो, और एक ही अंडरलाइन देना, नहीं तो क्या होगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखो मैंने बडिंग क्या था वो बता रही हूँ, उसका एग्जाम्पल, तो आपको ना हर चीज का एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, ओके। तीसरा होता है स्ट्रोबिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये एक सीरीज ऑफ रिंग लाइक ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शंस आर डेवलप्ड, ऑर्गेनिज्म लुक लाइक अ पाइल ऑफ माइन्यूट सॉसर्स, द सेगमेंटेड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रोबिलिया। इसमें क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, डेवलप होता है, और यहाँ से फिर एक नया ऑर्गेनिज्म तुम्हारा फॉर्म होता है, ठीक है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ऑइलिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला आपको एग्जाम्पल याद रखना है, तो आप एग्जाम्पल याद रखोगे। इसके बाद आ जाओ फ्रैगमेंटेशन में। फ्रैगमेंटेशन क्या है बच्चा, फ्रैगमेंटेशन क्या है बच्चा, फ्रैगमेंटेशन की बात करूं तो फ्रैगमेंटेशन इन दिस द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन के अंदर में क्या होता है कि जो हमारा पेरेंट बॉडी है, फ्रैगमेंट्स होना मतलब टूटना, बिखरना, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये एक बड़ा सा कुछ एक सेल है, ठीक है, ये क्या होगा, छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में बिखर जाएगा, ठीक है। तो दो या फिर दो से ज्यादा फ्रैगमेंट्स बनेगा और हर एक फ्रैगमेंट डेवलप करेगा एक नया ऑर्गेनिज्म में। अब बोलोगे मैम बडिंग में भी तो यही हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, राइट, वहां भी दो से या दो से ज्यादा डिवाइड होकर के फिर जो डिवीजन से नया ऑर्गेनिज्म बना, फ्रैगमेंटेशन में भी वही हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क यहाँ पे बस तुमको देखना होगा कि लेंथ ऑफ द बॉडी, पेरेंट बॉडी का लेंथ कितना, बड़ा लेंथ होगा तो छोटे छोटे टुकड़े में तुम उसको तोड़ सकती हो, और यहाँ पे हर एक टुकड़े से मान लो एक नया बॉडी निकलेगा, हर एक टुकड़े से एक नया बॉडी निकलेगा, ठीक है। एग्जांपल स्पॉन्जेस बोलो, ठीक है, या फिर तुम सी एनिमल्स बोलो, एकिनोडर्म्स बोलो, तीन है, तीन में से कोई भी एक एग्जांपल याद रखोगे, बार बार कह रही हूँ। उसके बाद आ जाओ गेमिंग। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर होता है ये लोग, ठीक है। इनके अंदर असेक्सुअल बर्ड्स फॉर्म होते हैं जो कि डेवलप होते हैं इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जिसको
कि हम लोग गेमा बोलते हैं, जो कि एक कप होता है जो कि लोकेटेड होता है ऑन द थाली, ठीक है। गेमी फॉर्मेशन जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, लिवर बोर्ड्स के अंदर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आप एग्जाम्पल बोल रही हो तो याद रखोगे एक एक एग्जाम्पल करके, ठीक है। इसके बाद आ जाओ रीजनरेशन की तरफ। रीजनरेशन की तरफ ये सारा टाइप्स है, ठीक है, ये सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है बच्चों। रीजनरेशन की बात करो तो रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन द फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रैगमेंट, जिसको कि हम लोग मॉर्फोलैक्सिस भी बोलते हैं, और द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, जिसको कि हम लोग इपिमोमॉर्फिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स को आपने याद रखना है, ठीक है, कि इपिमॉर्फोसिस कब बोलते हैं और मॉर्फोलैक्सिस कब बोलते हैं, ठीक है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन करना है आपको होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। मान लो पूरा बॉडी तुमको बनाना है कोई स्मॉल फ्रैगमेंट से, तुमको किसी ऑर्गेनिज्म का छोटा सा फ्रैगमेंट मिला, ठीक है। मान लो लमीरिया देखा है कि उसको तुम छोटा छोटा पार्ट में काट के उसको कहीं पे भी अलग अलग कर दो, उसके एक ही पार्ट, उसको कोई भी एक पार्ट से तुम एक नया लमीरिया बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा होता है, ठीक है। तो अब जब छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो हो रहे हैं, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलैक्सिस बोलते हैं। और या फिर रिप्लेसमेंट करना उसके लॉस्ट पार्ट का, ठीक है। मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका दिल का पार्ट लॉस है या उसका नीचे का पार्ट जो है वो लॉस है, ठीक है। तो तुमको उसको वापस से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो तुम उस टाइम पे रिग्रेशन यूज कर सकती हो, ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्म होना, स्पोर क्या होता है, छोटा छोटा स्पोर्स जो होता है, ठीक है, वो फॉर्म होगा। तो स्पोर्स आर प्रोपैगुलस व्हिच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, स्पोर्स फॉर्म होंगे और इसी स्पोर्स क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा और यहाँ से तुम्हारा नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा। दीज आर द सेवरल काइंड्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है, जैसे कि ज़ूस्पोर्स, स्पोरांजियोस्पोर्स, कैलिमोडाइस्पोर, ओडिया, कोनिडिया, ये सब क्या स्पोर्स है तुम्हारे। स्पोर्स का डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर मैं बात करूं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट सच एज बर्ड, ट्यूबर्स, ठीक है, राइजोम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या होता है, आपने क्या करना है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, उसके बर्ड से। तुम्हारे पास कोई एक प्लांट है, उस प्लांट का जो बर्ड, जो कली निकलता है, उस कली से तुमने एक नया प्लांट बना दिया, या फिर उसका जो ट्यूबर्स है उससे तुमने एक नया प्लांट बना दिया, कभी कभी उसके स्टेम से भी तुमने एक नया प्लांट बना दिया। मतलब कोई प्लांट के एक पार्ट से तुमने एक नया, पूरा प्लांट नहीं, सिर्फ उसके कोई पार्ट से तुमने एक नया प्लांट बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। These vegetative units are known as vegetative propagules. While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative propagation frequently used. ये इतना नहीं जानने की जरूरत है, इतना आपने जानना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है बच्चों। ये वाला इतना नहीं जानोगे तो चलेगा, यहाँ ही जान लो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर में कैसे हम लोग करते हैं कि प्लांट की कोई बॉडी से, कोई फॉर्म से, ठीक है, कोई पार्ट से एक नया प्लांट बना देना। यहाँ देखो ये इस शूट से बन सकता है, ठीक है, ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड से बन सकता है, रूट से बन सकता है, आई से, ट्यूबर से, ठीक है। ये लीफ की बात करते हैं, लीफ से बन जाएगा, एडवेंशियस बर्ड से बन जाएगा, पेटियोल से बन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दिया है, ये पोटैटो का दिया हुआ है और ये तुम्हारा ब्रायोफाइलम का दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये में ऑकर नेचुरली और आर्टिफिशियली, ठीक है। ये नेचुरली भी हो सकता है और इसको हम लोग आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं, फार्मर्स इसको करते हैं। अमन फ्लावरिंग प्लांट्स, हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना फ्लावरिंग प्लांट, तब इसमें और हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तब क्या होता है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट इन एडिशन टू परफॉर्मिंग इट्स यूजुअल फंक्शन। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में उसका रूट हो, ठीक है, या फिर उसका स्टेम हो, ठीक है, या फिर उसका लीव्स हो, या फिर उसका फ्लावर हो, ये सब कोई पार्ट लेता है, ठीक है, ये सब कोई पार्ट लेता है। और ये एक पर्टिकुलर पार्ट से, मतलब मान लो एक लीफ से एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है, मान लो एक रूट से एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है, मान लो स्टेम से एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है, मान लो फ्लावर से एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अपना पार्ट लेते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ सच रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज seen in the leaves of bryophyllum, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है ज्यादा, ये बाबू ब्रायोफाइलम के लीव्स में ज्यादा देखने को मिलता है। मोर ऑफन द कैपेसिटी ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिसाइड्स इन रूट। ज्यादातर कहाँ मिलेगा आपको, रूट्स में जो मिलेगा उसके एग्जांपल स्वीट पोटैटो में मिलता है, ठीक है, डायलिया में मिलेगा, और स्टेम्स की बात करो तो जिंजर में मिलेगा, टर्मरिक हो गया, पोटैटो, ओनियन, बहुत सारा, स्टेम्स तो बहुत सारा हो गया। इन ऑल दीज केसेस द प्लांट पार्ट पोजेसेस द पावर ऑफ रीजनरेशन। इसमें प्लांट क्या पोजेस कर रहा है, रीजनरेशन का पावर को पोजेस कर रहा होता है, ठीक है। 10 रोज हो गया, उसके बाद तुम्हारा और भी फ्लावर्स हो गया जो कि ग्लोरी ऑफ गार्डन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये सब जनरली प्रोपगेटेड होता है बाय प्लेसिंग द स्टेम कटिंग इन मोस्ट द सॉइल।
रोज वगैरह हो गया, ठीक है, कॉटन वगैरह वैसे में क्या करते हैं हम लोग उसका स्टेम को कट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके स्टेम को हम लोग सॉइल में दाब देते हैं, ये कर देते हैं, गाड़ देते हैं, फिर उसमें पानी वानी दो, उसको लगेगा, सनलाइट लगेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। Some very useful plants such as the banana and certain varieties of oranges are sterile and do not produce any seeds, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे बनाना हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा और कुछ वेराइटीज ऑफ ऑरेंज हो गया, सब स्टेराइल है, मतलब कि ये सब सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोपगेशन बाय कटिंग इट्स द ओनली मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मोर ऑफ दिस प्लांट, देखो वो जो प्लांट जो है जो कि सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो तो नॉर्मली ग्रो हो जाएंगे, ठीक है, जर्मिनेट करके फर्टिलाइज करके वो अपना ग्रो हो जाएंगे, लेकिन जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनका हमको वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके ही उनका नया जो उनका मतलब जनरेशन उसको जारी रखवाना होगा, ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, methods of vegetative propagation have been further divided into two types, ठीक है। अब जो methods है ना इसको भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, ये थोड़ा सा बड़ा है बच्चों क्योंकि हम लोग का जो मतलब असेक्सुअल उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही मेन है, ठीक है। तो क्या है, दो टाइप में इसको डिवाइड किया, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन ऑकरिंग नेचुरली इन विच अ सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट डिटैचेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर एंड डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मान लो प्लांट का कोई एक पार्ट है, ठीक है, जो कि नेचुरली उससे मतलब डिटैच हो गया, अलग हो गया, मदर प्लांट से डिटैच हो गया, सॉइल में गिरा और फिर वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो गया। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी रूट्स ऑफ डाल्बेरिया, सिसो पॉपुलस, गुआवा, ठीक है, या फिर अल्बिजिया एक्सेट्रा कैन डेवलप एडवेंशियस बर्ड व्हिच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, ठीक है। नाउ रूट ट्यूब्स विद एडवेंशियस बर्ड जो होता है, ठीक है, उससे भी निकलता है रूट ट्यूबर्स जो होता है, रूट जो होता है वहां से भी नया निकल सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, एक रूट से निकला हुआ है, ओके। नाउ व्हेन प्लेस्ड इन द सॉइल दीस बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट ग्रो इनटू लीफी शूट्स, जब ये सॉइल में जाता है तब ये रूट से एक नया शूट में, लीफी शूट में डेवलप हो जाता है। नाउ ऑल द टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर, जो भी अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर्स है, अंडरग्राउंड स्टेम हम लोग खाते हैं, राइट, जैसे कि तुम्हारा सकर्स हो गया, राइजोम्स हो गया, कॉम्स हो गया, बल्ब्स हो गया, ये सब ट्यूबर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये सब हमें किसमें हेल्प करते हैं बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे तुम देखो मिंट के बारे में बोला हुआ है, ठीक है, कि मिंट क्या होता है, उनके पास सकर्स रहता है जो कि एरियल मतलब उनका जो सकर्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, द बेस ऑफ द एरियल शूट, ठीक है। आफ्टर ग्रोइंग फॉर सम डिस्टेंस सकर्स ग्रो आउट एंड प्रोड्यूस न्यू क्राउन्स, ठीक है। या फिर अगर राइजोम्स की बात करें तो राइजोम जो है वो थिक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है फूड को फॉर प्रीनेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन और प्रोड्यूस करता है न्यू एरियल शूट्स को ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा राइजोम के जिंजर टर्मरिक की इजी एग्जांपल, इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ प्लांट ऑफ दिस बनानास एक्सेट्रा प्रोपगेट विद द हेल्प ऑफ कॉम्स, अच्छा यहाँ पे हमने तीन बोला था, ठीक है। पहला तो तुम्हारा हो गया ट्यूबर से कैसे ग्रो हो रहा है वो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि हमारा यहाँ पे राइजोम से कैसे ग्रो हो रहा है, कॉम से कैसे ग्रो हो रहा है, और बल्ब्स ऑफ ओनियन, ठीक है, या फिर ओनियन हो गया, लिलीज हो गया, इनका बल्ब जब सॉइल में जाएगा तो यहाँ से भी नया मतलब रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, बस यही बताया है और कुछ नहीं, इतना नहीं जानना है। चलो बस हो गया। ना रनर्स की तरफ में आ जाओ, या फिर रनर्स तुम्हें एग्जांपल याद रखोगे, ऑक्सिलिस, ठीक है, स्टोरोन्स का एग्जांपल याद रख लेना, वैलिनेस एरिया, और अगर ऑफसेट्स बोलूं तो पिस्टिया, ये सब अंडरग्राउंड क्रीपिंग स्टेम्स होते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स जो है वो डेवलप होता है एडवेंशियस बर्ड्स में ऑन द लीव्स व्हिच गेट डिटैच एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। हमने पीछे वाला जो डायग्राम देखा था वहां पे एडवेंशियस बर्ड देखा था लीफ के ऊपर में, वो डिटैच होकर के एक नया प्लांट भी बन सकता है। यहाँ पे किसका किसका लीव्स बन सकता है यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ सम ऑफ द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन। अब देखो हमने नेचुरल मेथड तो पढ़ लिया कि किस किस तरह से नेचुरली वो हो सकता है, एक बल्ब के थ्रू, एक कॉम के थ्रू, एक राइजोम्स के थ्रू, एक ट्यूबर्स के थ्रू, ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिया, एडवेंशियस बर्ड्स के थ्रू, रनर्स के थ्रू, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियली कैसे होता है। हम लोग या तो उसको कट कर सकते हैं, या तो हम लोग उसको लेयरिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग उसका ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन कर सकते हैं। क्या है मेथड, द स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गेन, ठीक है, जैसे कि रूट हो, स्टेम हो, या फिर उसका लीफ हो, ठीक है, छोटा छोटा पीस ले लो इनका, ठीक है, और इसको यूज करो फॉर प्रोपगेशन, उसको हम लोग कटिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। ओके, cutting are used to
प्रोपगेट किसको, बेंगोनिया को आप लोग याद रख सकते हो, ब्रायोफाइलम को आप लोग याद रख सकते हो। ये दो एग्जांपल इजी होगा याद रखने के, तो इन दोनों को याद रख सकते हो कि इसको हम लोग प्रोपगेट करने के लिए यूज करते हैं। रूट का कटिंग भी हम लोग यूज करते हैं टू प्रोपगेट लेमन। ये स्टेम लीफ की कटिंग की बात हो गई, ठीक है, ये तुम्हारी बात हो गई। रूट की कटिंग की बात हो रही है कि हम लोग लेमन को यूज कर सकते हैं, टैमरिंड जो है इमली उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टेम कटिंग जो हो गई तुम्हारा वो 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मोस्टली कॉमन यूज फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो रूट का और लीफ का कटिंग जो है वो तो कुछ कुछ प्लांट्स के लिए हुआ, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपगेशन करवाना है, ठीक है, वेजिटेटिव आर्टिफिशियली प्रोपगेशन करवाना है, उस केस में हम लोग स्टेम कटिंग को ज्यादा अप्लाई करते हैं। स्टेम का 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर को कट कर देंगे। मान लो ये अगर स्टेम है ना, तो इसको इस शेप में कट करेंगे 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और फिर उसको हम लोग सॉइल में गाड़ देंगे। लेयरिंग क्या मेथड है? लेयरिंग एक मेथड होता है इन विच रूट्स को हम लोग आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं ऑन स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉर प्रोपगेशन। लेयरिंग में क्या हुआ, यहाँ पे आपने रूट्स को आर्टिफिशियली, ठीक है, इंड्यूस करवाया, आर्टिफिशियली आपने स्टेम ब्रांचेस के अंदर उसको इंड्यूस किया, ठीक है। कब करोगे ये टर्म याद रखना, बिफोर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉर प्रोपगेशन। जब वो रूट्स, ठीक है, वो जो स्टेम्स है उसको डिटैच करने से पहले, ठीक है, उसको डिटैच करने से पहले आपको ये काम करवाना होगा, ठीक है। मतलब आपको स्टेम को डिटैच, मतलब आप जब प्रोपगेशन करवाओगे उसमें जब आप डिटैच करोगे स्टेम को, उससे पहले आपको उसमें रूट को इंड्यूस करना होगा, उसको हम लोग लेयरिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको कि डिराइव किया गया था, ये पहले डिस्क्राइब किया था इसको एंशिएंट गार्डनर्स ने। वो लोग क्या करते थे, ठीक है, मतलब साइंस से भी पहले उन्होंने ये किया था। क्या होता था इस मेथड में, पार्ट ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। मतलब मान लो ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, इसको एकदम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और ये जो ज्वाइन होगा यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। उसको हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। दो प्लांट के पार्ट को ऐसे ज्वाइन करो कि उस ज्वाइनिंग से एक नया पार्ट निकल जाए। ये साइंस से भी पहले हमारे एंशिएंट गार्डनर्स ने किया था। ना माइक्रो प्रोपगेशन की बात करूं तो एक मेथड होता है इन विच इंक्लूड्स प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय कल्चरिंग द सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चरिंग बोलते हैं। मतलब क्या करोगे तुम, प्लांट का, ठीक है, टिश्यू ले लोगे या सेल ले लोगे, उसको तुम कल्चर करोगे, मतलब लैब में, ठीक है, पेट्री डिश के अंदर तुम उसको कल्चर करोगे, ठीक है, और फिर वहां से जो नया प्लांट निकलेगा उसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं और उस टेक्निक को हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। इनिशियली द कल्चरिंग ऑफ सेल्स टिश्यू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग कैलस बोलते हैं, which later differentiate to produce a large number of plantlets। क्या हुआ इस केस में, देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोग क्या किए, ठीक है, टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोग क्या किए मैं तुमको यहाँ पे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई भी एक टिश्यू लिया तुमने, ठीक है, कोई भी एक टिश्यू लिया तुमने, टिश्यू कल्चर के और केस में कोई भी एक टिश्यू लिया तुमने या फिर कोई भी एक सेल लिया तुमने, ठीक है, कोई भी एक टिश्यू लिया, कोई भी एक सेल लिया, इसको तुमने क्या किया, इसको तुमने कल्चर किया। कहाँ पे कल्चर करोगे, लैब में कल्चर किया तुमने, ठीक है, किसी भी पेट्री प्लेट हो गया, किसी भी चीज के ऊपर तुमने उसको कल्चर किया। तो जब ये एक सेल था, ठीक है, ये जब बड़ा ग्रो करेगा तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके जब ये सेल, जो ये सेल या टिश्यू जो भी है, जब कल्चर होगा इसका एक मास बनेगा, मतलब मास ऑफ सेल्स बनेगा, मास ऑफ सेल्स फॉर्म होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, कैलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे, ठीक है। फिर वो कैलस बाद में, फिर वो कैलस लेटर डिफरेंशिएट होकर के एक और बड़ा नंबर बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लांटलेट्स, ठीक है, प्लांटलेट्स। और फिर जो हमारा प्लांटलेट्स है, फिर ये ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तुम ऑक्सिन और साइटोकाइंस दोगे, ये ट्रांसफॉर्म होगा, और फिर ये प्लांटलेट्स जो है ये तुम्हारा लाइक बीड्स बनेगा, नर्सरी बेड्स बनेगा, फिर तुम इसको सॉइल में दो, फिर यहाँ से तुम्हारा एक नया न्यू प्लांट जो है वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा लाइक माइक्रो प्रोपगेशन का। ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक मैंने बताया, ये बच्चों तुम्हारा माइक्रो प्रोपगेशन का है, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं ये हम लोग यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरी बातें हमारी, ये मैंने पूरी बात आपको बता दी हमारे इसके बारे में, और सेक्सुअल के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बोला, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें दो पेरेंट की जरूरत होगी, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल, मतलब एक मेल का गैमीट और एक फीमेल का गैमीट, इन दोनों चीजों की हमें जरूरत होगी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जैसे कि मैंने बोला मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन करवाना होगा, ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, ठीक है, एमिफिक्सिस, जिसका मतलब होता है बोथ या फिर यूनियन, ठीक है।
सिंजेनेसिस जिसका मतलब होता है टुगेदर ओरिजिन, ठीक है, या फिर एम्फीगोनी जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं बोथ या फिर मैरिज, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसका और भी 3 फर्दर नाम है। Now in plant when both male and female reproductive structures are present on the same plant then these plants are called as bisexual, ये तो हमने पढ़ा है राइट, कि अगर कोई भी प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो होता है वो अगर सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तब उस प्लांट को बाइसेक्सुअल बोलेंगे बच्चों, ठीक है। और जब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रेजेंट होता है डिफरेंट प्लांट में, मतलब मान लो ये एक प्लांट ए है और ये एक प्लांट बी है, ए के पास है मान लो फीमेल पार्ट है और बी के पास है मान लो मेल पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये दोनों प्लांट का ओरिजिन सेम है, ये भी रोज का प्लांट है और फॉर एग्जांपल ये भी रोज का प्लांट है, ठीक है। तो इन दोनों का बस मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट में है, तो उसको हम लोग कौन सा प्लांट बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट, ओके। नाउ इन सम फंजाई एंड प्लांट्स बाइसेक्सुअल कंडीशन इज रिफर्ड एज मोनोसिशियस एंड होमोथैलिक एंड फॉर यूनिसेक्सुअल कंडीशन हेटेरोथैलिक एंड डाइकोशियस टर्म्स आर यूज्ड, ठीक है। नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, मतलब उनके पास स्टेमेन्स होता है। नाउ आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जो मेल फ्लावर होता है, ठीक है, इनके पास में हमें क्या मिले, मैंने क्या बोला, स्टेमेन्स होता है। नाउ स्टेमेन्स होता है मतलब स्टेमेन्स क्या है, स्टेमेन्स एक मेल पार्ट होता है, ठीक है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें हम लोग को फर्दर 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक होता है मेरा बच्चा एंथर, ठीक है, और एक होता है फिलामेंट, ठीक है। नाउ व्हाइल द फीमेल पिस्टिलेट और बेयरिंग पिस्टिल्स, फीमेल में पिस्टिल्स होता है, ठीक है, कार्पेल्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। नाउ इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, वो तो हो ही गया, एक ही बात को बार बार बोल रहा है, हटाओ इसको, एक ही बात को बार बार नहीं पढ़ना, बस ये देख लेना कि मोनोचियस प्लांट जो होता है मतलब जो सेम जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और जो डाइसेक्सुअल मतलब अलग अलग जहाँ पे प्रेजेंट होता है यूनिसेक्सुअल उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग मोनोसेक्सुअल में आप लोग कोकोनट याद रखोगे, मतलब बाइसेक्सुअल का कोकोनट याद रखना और यूनिसेक्सुअल का पपाया याद रखना, हो गया। नाउ डेट पाम भी याद रख सकते हो। इन सम लोअर एनिमल्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, दिस एनिमल्स वही सेम चीज, बाइसेक्सुअल एनिमल्स के बारे में तो कुछ हटाओ, सेम ही चीजें हैं तो उसको नहीं देखनी है। Now, the event of sexual reproduction are elaborated and complex but follow a regular sequence, ठीक है, in all the sexual reproduction organism। अब देखो फ्लावर का, ठीक है, और एनिमल ह्यूमंस का या फिर कोई भी फ्लावर प्लांट का और एनिमल का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो इवेंट फॉलो सेम करता है, बस जो तुम्हारा प्रोडक्शन है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एनिमल्स में एनिमल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो इवेंट है वो थोड़ा बहुत सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस यहाँ पे हमने कुछ इवेंट्स आपको दिखा दिए, ग्रुप करके दिखा दिए, 3 तरह का इवेंट, मतलब 3 तरह का इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या होता है, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाला स्टेप, एक होता है फर्टिलाइजेशन जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा एक पूरा अच्छा सा चार्ट तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, देखो यहाँ पे तुम लोग को एक अच्छा सा चार्ट दिख रहा होगा, राइट, इसी के थ्रू हम लोग पूरा समझेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि है क्या चीज, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखो दिया हुआ है, प्री फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट दिया हुआ है और यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है। तो आज हम देख लेते हैं सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 2 स्टेप्स, 2 चीजें होती है बच्चे, एक होता है गैमेटोजेनेसिस, एक होता है गैमीट का ट्रांसफर, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, और एक होता है गैमीट का ट्रांसफर। मेल और फीमेल गैमीट दोनों चाहिए, ये बात सबको पता होनी चाहिए कि मेल गैमीट क्या है। मेल गैमीट की बात करूं, मेल गैमीट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमीट बच्चा, यहाँ पे हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली मेल गैमीट में स्पर्म्स होंगे, ठीक है, एनिमल से केस में, लेकिन हम लोग प्लांट के केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लांट के केस में हमें यहाँ पे मेल गैमीट में क्या चाहिए, किसी को पता है, और फीमेल के केस में हमें क्या चाहिए, फीमेल गैमीट के केस में हमें क्या चाहिए, मतलब ओवरी हो गया, ठीक है, राइट, ओवरी हो गया, ओव्यूल्स हो गया, है ना, और इसमें जो हमारा एंथर था उसके अंदर से क्या निकलेगा, पोलेन निकलेगा, ये पोलेन फिर काम करेगा एज अ स्पर्म, ठीक है। तो नाउ गैमेटोजेनेसिस इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम लोग गैमीट्स बोलते हैं, व्हिच आर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैंने बोल दिया। द गैमीट्स आर यूजुअली फॉर्म बाय मेयोटिक डिवीजन, तो इसीलिए इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। गैमीट अब ट्रांसफर कैसे होगा, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट मोटाइल होता है, मतलब ये तुम्हारा जो पोलेन है, ठीक है, ये प्लांट के केस की बात होगी, एनिमल के केस की बात करें तो स्पर्म होगा,
ठीक है, ये क्या होता है, मोटाइल होता है, मतलब मूव कर पाता है, ठीक है। और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो मूव नहीं करता है। मेल गैमीट रीच करता है फीमेल गैमीट के पास थ्रू सम मीडियम, कुछ मीडियम चाहिए होता है उसको। प्लांट की केस की बात हो रही है तो एयर और वाटर चाहिए, ठीक है। टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट देयर नंबर प्रोड्यूसेस सेवरल थाउजेंड टाइम्स इन द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट। अब यहाँ पे एक मजे की बात है, देखो मेल गैमीट क्या कर रहा है, मूव करके फीमेल के पास जा रहा है, ठीक है, लेकिन फीमेल गैमीट मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेल गैमेट जब मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए उसको। तो वो ट्रांसपोर्ट मान लो प्लांट के केस में वो क्या करता है, जो पोलेन्स होता है ये मेल गैमेट है, ठीक है। तो पोलेन क्या करेगा, फीमेल गैमेट के पास उसको जाना है, ठीक है। तो अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो मेल एक प्लांट में इधर है, मतलब ये प्लांट जो ये मेल प्लांट है, ये मान लो फीमेल प्लांट है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेल को इस फीमेल के पास जाना है तो उसके लिए इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो वो जो ट्रांसपोर्ट का जो डिस्टेंस है उसको वो कैसे कवर करेगा, या तो एयर या तो वाटर के थ्रू कवर करेगा, ठीक है। मतलब विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, कभी कभी इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इसके थ्रू भी होता है, ठीक है। तब क्या होता है, अब देखो अगर हम एक ही मेल गैमीट जाएगा तो वो रास्ते में गिर सकता है, उड़ सकता है, पानी में बह सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उसके साथ, राइट। तो उसका लॉस को कंपेंसेट करने के लिए मेल गमीट्स का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो पोलेन का प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या होता है, लार्ज नंबर में होता है। ये केस तुम्हारा एनिमल्स में भी है, स्पर्म्स में भी होता है। स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज नंबर में होता है। इनकेस फीमेल में जो एग बोलो, ओवा बोलो, या फिर जो ओवरीज में जो ओव्यूल्स हो रहा है, इसका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ओवरी का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये बहुत ही कम होता है, ठीक है, मेल के केस में। क्योंकि फीमेल को तो ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, मेल को ट्रांसपोर्ट करना है। तो जब वो ट्रांसपोर्ट करेगा तो उस केस में क्या होगा, लॉस हो सकता है, वो गिर सकता है, वो बह सकता है, वो मतलब बर्बाद हो सकता है। तो उसकी बर्बादी को बचाने के लिए, उसके लॉस को बचाने के लिए मेल गैमेट्स बहुत सारे नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ओके। तो ये तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कि पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है, गैमीट्स फॉर्म हुआ जो कि हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड में याद रखिएगा एन नंबर, मतलब एन नंबर फॉर मेल एंड एन नंबर फॉर फीमेल। ये मेल का गैमीट हो गया और ये तुम्हारा फीमेल का गैमीट हो गया, ये दोनों हैप्लॉइड फॉर्म हो गए। फिर ये क्या करेगा, मेल जो है वो फीमेल के पास जाएगा, उसको हम लोग गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ प्री फर्टिलाइजेशन। अब आएंगे फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इज अ कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है, जो कि फॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट पेरेंट और फ्रॉम द सेम पेरेंट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सिंगेमी। फर्टिलाइजेशन क्या है, कंप्लीट और परमानेंट फिजन होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पेरेंट्स, मतलब दो गैमीट्स फॉर्म होता है, तो डिफरेंट पेरेंट्स का भी हो सकता है या फिर सेम पेरेंट्स प्लांट से भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से एक डिप्लॉइड हैप्लॉइड था, अगर ये एन और एन जब दोनों मिलेगा तो ये जो जाइगोट बनाएगा इसको कितना नंबर होगा, ये 2n होगा, राइट। ये n प्लस n कितना होगा, 2n नंबर का जाइगोट बनेगा, इसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल गैमीट जब रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तब ये क्या बनाएंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तब ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। 2n, जो जाइगोट 2n नंबर है तो इसलिए हम लोग उसको डिप्लॉइड बोलेंगे बच्चों, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे। Now this process is also called as syngamy. Now when fertilization occurs outside the body of the organism, this type of gametic fission is called external fertilization, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, मान लो कि फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा है गैमीट का ट्रांसफर या फ्यूजन, तब उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलोगे, ठीक है। ये एक्सटर्नल मीडियम क्या हो सकता है, अब ये फर्टिलाइजेशन जो होगा बच्चों, इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत है, कहीं पे होना चाहिए इसको, तो ये कहाँ पे होगा, वाटर इसलिए रिक्वायर होता है, ठीक है। बहुत सारा एक्वेटिक मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि एल्गी बोलो, फिशेस बोलो, ठीक है, ये सब के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स होता है। मतलब मान लो फिश ने अपना एग बाहर दे दिया और फिश का जो स्पर्म है वो भी बाहर आकर के, मतलब बाहर में फ्यूज हो गया, फिश की बॉडी के अंदर नहीं हुआ, ठीक है। या फिर तुम्हारा एल्गी, एल्गी का भी क्या होता है कि बाहर में रिप्रोड्यूस हो जाता है, बॉडी के अंदर में नहीं होता है, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जब एग जो है वो रिटेन होता है इनसाइड फीमेल बॉडी, ठीक है, और फिर वो फ्यूज करता है मेल गैमीट के साथ, तब हम लोग उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स के केस में होता है बच्चों, ठीक है ना। सिंगेमी जो है वो तुम्हारा 4 टाइप का होता है एज डिस्कस इन दिस फ्लो चार्ट। सिंगेमी क्या था बच्चों, क्या था यहाँ पे भाई, हम लोग ये फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिंगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन, अगर सिंगेमी नहीं समझ आए तो फर्टिलाइजेशन ही समझ लेना, एक चीज का दो नाम है बस, और कुछ नहीं। साइंटिस्ट से नाम देके कंफ्यूज करना जरूरी है, ठीक है। कितने तरीके होते हैं बच्चे, यहाँ पे 4 तरीके के होती है, क्या क्या है, आइसोगेमी है, अनाइसोगेमी है, ऊगेमी है, होलोगेमी है। ये 4 तरीके को आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो ये इतना बड़ा है नहीं, ठीक है, हम इसलिए मैं शॉर्ट्स में लाई हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो ध्यान में रखना, ठीक है। आइसोगेमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स व्हिच डू नॉट डिफर मॉर्फोलॉजिकली बट मे बी डिफरेंट फिजियोलॉजिकली। मतलब फ्यूजन होगा गैमीट्स का, ठीक है, जो कि डिफरेंट नहीं होंगे मॉर्फोलॉजी, मतलब उनका जो मॉर्फोलॉजी होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन जो उनका फिजियोलॉजी होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उस गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगेमीट।
बोलते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, तब उस गैमीट को आइसोगैमी बोलोगे, ठीक है, जब उनके बीच का फ्यूजन हो रहा होगा। जब फ्यूजन होगा गैमीट्स का जो कि डिफर होंगे साइज या फिर मोटिलिटी में, ठीक है, उसको हम लोग, उस गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनाइसोगेमी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ooगेमी कब बोलेंगे, जब फ्यूजन होता है लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट जैसे कि एग या फिर ओवम का, ठीक है, एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट जैसे कि एंथ्रोजॉइड हो गया, स्पर्म्स हो गया, पोलेंस हो गया, ठीक है, तब उसको क्या बोलोगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे ooगेमी। मतलब फीमेल जो होगी वो लॉन्ग होगी, बड़ा होगा, ठीक है, और जो मेल होगा छोटा सा स्मॉल सा होगा, तब हम लोग ooगेमी बोलेंगे। होलोगेमी कब बोलेंगे, जब फ्यूजन होगा टू ऑर्गेनिज्म का, मतलब दो ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स एक्ट एज अ गैमीट, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म खुद ही गैमीट की तरह, मतलब प्रॉपर पूरा ऑर्गेनिज्म गैमीट की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे इतनी देर से क्या हो रहा था, इतनी देर से क्या देख रहे थे हम लोग कि प्लांट के अंदर एक मेल गैमीट है जिसके अंदर से कुछ निकल रहा है पोलेन, फिर वो एक्ट कर रहा है एज अ मेल गैमीट, राइट। लेकिन यहाँ पे होलोगेमी में पूरा एक ऑर्गेनिज्म ही एक्ट करता है एज अ गैमीट, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होलोगेमी। ये ईस्ट में होता है बच्चों, किसके अंदर होता है, होलोगेमी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये चार चीज हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब आ जाइए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा, पहले हमने देखा प्री फर्टिलाइजेशन बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन हमने देखा, जिस केस में हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, राइट, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि तुम्हारा मेल बना एंड फीमेल बना, ये हुआ अभी तक, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, गैमीट जो था हमारा वो ट्रांसफर हुआ, गैमीट जो था हमारा वो ट्रांसफर हुआ, राइट। अभी तक के केस में हमने ये देखा कि ये दो चीजें अभी तक हुई है। इसके बाद क्या हुआ, हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, राइट। इसके बाद कौन सा स्टेप हुआ, फर्टिलाइजेशन का स्टेप हुआ, जहां पे हमने क्या देखा, अब गैमीट क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, मतलब एक दूसरे के पास में मिल चुका है मेल और फीमेल गैमीट। अब यहाँ पे फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मतलब मेल गैमीट कितना था, यहाँ पे n नंबर लिख लो और इसको भी n लिख लो, क्योंकि ये हैप्लॉइड था, राइट। ये कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है, तो मतलब n प्लस n जो कि क्या बना देगा 2n, ठीक है। ये 2n को क्या बोलोगे, जाइगोट बोलोगे, ठीक है। और ये तो तुम्हारा जाइगोट जो है तुम्हारा डिप्लॉइड होगा, क्योंकि दो है, डिप्लॉइड होगा, और ये दोनों ही तुम्हारा हैप्लॉइड है, ठीक है, ये दोनों ही तुम्हारा हैप्लॉइड है। ये हो गया, अब तक जाइगोट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आ जाओ प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब पढ़ेंगे हम लोग कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर में क्या होने वाला है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होगा बच्चों। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के केस की अगर मैं बात करूं बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन के केस की, तब क्या होता है, ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब अब जो ये जाइगोट तुम्हारा 2n बना, ये और फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब अब जब ये n और n मिला तब जो ये जाइगोट बना ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट कंडीशन। अब ये जाइगोट जो है, ये 2n नंबर का जो जाइगोट है, ये फर्दर और कैसे डिपेंड, मतलब कैसे कैसे और ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, किस तरह से डेवलप होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ साइकिल के ऊपर, ठीक है, और उसका एनवायरनमेंट कंडीशन के ऊपर। अब आ जाओ एम्ब्रायोजेनेसिस में। ये क्या होता है, एम्ब्रायो जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम अ जाइगोट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। अब जब ये जो जाइगोट है, ये क्या होगा, ये जो जाइगोट बना हमारा, ये जो जाइगोट बना हमारा, ये फर्दर डेवलप होकर क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। ये हम लोग आगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि जाइगोट में कितना सेल्स होता है, एम्ब्रायो में कितना सेल्स होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं हमें देखना है। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये वर्ड्स आपने ध्यान में रखनी है कि एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट को एम्ब्रायो बनने के लिए क्या करना पड़ता है, माइटोटिक सेल डिवीजन जाना पड़ता है। सेल डिवीजन का काम क्या है, इंक्रीज करना नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, व्हाइल सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन क्यों करवा रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, ठीक है, एम्ब्रायो में। और डिफरेंशिएशन क्यों करवा रहे हैं, ताकि अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर ऑर्गन के लिए जो स्पेशल सेल्स चाहिए वो डिफरेंशिएट होकर के बन सके, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरी बातें प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड तुम्हारा उसके बाद वाला प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट और ये पूरा फर्टिलाइजेशन जो हमने कवर कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस क्या है, ये जो हम लोग कर रहे हैं इसका क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। तो आज हम एडवांटेजेस देख लेते हैं बच्चों। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, तो एडवांटेजेस में देखो यहाँ पे
reproduction leads to variation due to genetic recombination, ठीक है, therefore it plays an important role in evolution, ठीक है। अच्छा, इसका जो हम लोग एडवांटेजेस करें, इसके साथ साथ हम लोग डिसएडवांटेजेस भी सुनते जाओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एडवांटेजेस लिख रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो डिसएडवांटेजेस क्या होगा, डिसएडवांटेजेस क्या होगा असेक्सुअल का, इसके बेसिस पे बताओ तो ये हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, लीड करता है वेरिएशन में ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दो जीन्स अलग अलग है, मेल का और फीमेल का। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पापा का जीन और मेरी मम्मी का जीन अलग अलग था, उनसे जो मैं हूं तो मेरे अंदर कुछ पापा का कैरेक्टर है, कुछ मम्मी का भी कैरेक्टर, तो कुछ वेरिएशन आया उन दोनों का, राइट। तो ये क्या हुआ, एक नया वेरिएशन, मैं क्या हूं, एक नया वेरिएशन हूं, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, दो जो जीन रिकॉम्बिनेंट होते हैं, जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उससे एक नया वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ये इवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन याद करो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेम पेरेंट का कॉपी हो रहा था, तो इस केस में हमें नो वेरिएशन, यहाँ पे हमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा बच्चों, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कॉपी था पूरा पेरेंट का, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इंटरैक्शन, ये सब हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्रोवाइड करता है विगर एंड विटिलिटी टू द ऑफस्प्रिंग, राइट। यहाँ पे वो सब कुछ भी नहीं होता। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड अडैप्ट बेटर टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। अब मान लो, ठीक है, कि जो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं वो क्या होंगे, अडैप्ट। हम लोग क्या है, अडैप्ट कर सकते हैं। अभी मान लो कि मैं यहाँ गर्मी में, कोलकाता फॉर एग्जांपल है, ठीक है, कोलकाता में ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग अपने आप को उससे अडैप्ट कर पाते हैं ना, राइट। अब जैसे कि मैं बताऊँ किसी बैक्टीरिया के केस में, ठीक है, मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया का डिविजन होकर के दो डॉटर बना, ठीक है। ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है फॉर एग्जांपल 36 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, ये बैक्टीरिया 36 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव करेगा, ठीक है। अब अगर तुम इसके ऑफस्प्रिंग को, अब जो इसका ऑफस्प्रिंग है, अगर तुम इसको मान लो 40 डिग्री सेल्सियस में छोड़ दोगी, तब ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो अपनी मदर का ही पूरा का पूरा कैरेक्टर है ना, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब इसको भी सर्वाइवल के लिए तुमको 36 डिग्री सेल्सियस में ही छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम इसका एनवायरमेंट चेंज करोगी तब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीन हमें फायदे मिलता है, ठीक है, ये तीन हमें फायदा मिलता है बच्चों। अब आ जाओ स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रॉयनी, या फिर हम लोग न्यूटिनी भी बोलते हैं, सब स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, सब कुछ मोड्स है रिप्रोडक्शन के। तो एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले आ जाओ पार्थेनोजेनेसिस की तरफ। यहाँ तक तो क्लियर है ना, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, सर मैंने इजी फॉर्म पे बताया है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस की बात करूं तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एन एग, जिसको हम लोग ओवम भी बोलते हैं, इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। मतलब वर्जिन, पार्थेनो का मतलब ही होता है वर्जिन प्रोडक्शन। इसका मतलब कि तुम्हारा एग का प्रोडक्शन हो रहा है बिना उसके फर्टिलाइजेशन हुए स्पर्म से, मतलब उसका स्पर्म से कोई इनकाउंटर ही नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, फिर भी वो एग जो है वो एक जाइगोट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये ऑकर्स होता है नेचुरल कोर्सेज में इन मेनी इनवर्टिब्रेट, जिससे कि आर्थ्रोपॉड्स हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा सम वर्टिब्रेट्स के अंदर भी होता है, ठीक है, कुछ बर्ड्स में भी तुमको देखने को मिलता है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट हो सकता है मेरा बच्चा, ठीक है। Now, complete parthenogenesis क्या होता है? Complete parthenogenesis occurs in those animals which breed exclusively by parthenogenesis and sexual reproduction is not known in them. Complete का मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा ब्रीड करेंगे सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर, उनके में कभी भी तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को ही नहीं मिला होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, ये उन एनिमल्स में होता है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली भी और पार्थेनोजेनेटिकली भी, ठीक है, कभी कभी सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कभी कभी पार्थेनोजेनेटिकली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग दे आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, ठीक है। कैसा कैसा वो ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या मेल होगा या फीमेल होगा, उस सेक्स के ऊपर निकाल के हमने 3 टाइप्स यहाँ पे डाले हैं। पहला टाइप क्या होता है बच्चा, आर्किनोटोकी, मतलब इन दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस सिर्फ मेल प्रोड्यूस करता है पार्थेनोजेनेसिस। जब सिर्फ मेल प्रोड्यूस कर रहा होगा तब उसको क्या बोलोगी, आर्किनोटोकी। जब फीमेल से प्रोड्यूस कर रही होगी तब उसको क्या बोलोगी, टेलीटोकी, ठीक है। इसमें सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है बाय पार्थेनोजेनेसिस, ओके। और उसके बाद तुम्हारा तीसरा है एम्फीटोकी। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेटिक एग में डेवलप्ड इनटू इंडिविजुअल ऑफ एनी सेक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या देखा कि मेल से सिर्फ मेल बना, उधर से फीमेल फीमेल बना, लेकिन इस केस में क्या होगा,
एग जो है उससे या तो मेल भी बन सकता है या तो फीमेल भी बन सकता है, ठीक है। इन आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो एग होते हैं उसको हम लोग इंड्यूस करते हैं टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल बाय आर्टिफिशियल स्टिमुली। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकली एज वेल एज केमिकल, ठीक है। नाउ व्हेन पार्थेनोजेनेसिस ऑकर्स इन लार्वा इट इज कॉल्ड एज पीडियोजेनेसिस, मतलब लिवर फ्लूइड्स, ठीक है। ये वर्ड्स टर्म याद रखना कि जब लार्वा में बताओ उसको क्या बोलोगे, ठीक है। अब आ जाओ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बच्चों? पार्थेनोकार्पी में इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रूट का तुमने फॉर्मेशन किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया? तुमने फ्रूट का फॉर्मेशन किया है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तुमने फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया, फ्रूट का बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन किया है। फ्रूट प्रोड्यूस ड्यू टू पार्थेनोकार्पी के इसमें कोई भी सीड्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, इसमें सीड्स नहीं होगा। तो जब भी देखो कोई बनाना में सीड्स नहीं है, ठीक है, कोई एप्पल में सीड्स नहीं है, तब समझ जाना कि वो हम लोग पार्थेनोकार्पी फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, उसके अंदर कोई सीड्स नहीं होते हैं। ओके, एंड नाउ पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या है बच्चों? पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होता है? पॉलीएम्ब्रॉयनी का मतलब ये फेनोमेनन ऑफ हैविंग मोर देन वन एम्ब्रॉय। पॉली का मतलब क्या होता है? वन से ज्यादा, ठीक है, वन से मोर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। उसको हम लोग पॉलीएम्ब्रॉयनी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा एम्ब्रॉय जब होगा, ओनियन में हो गया, ग्राउंड नट में हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑकरेंस होता है पॉलीएम्ब्रॉयनी का, ये कब होता है? ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग इज कॉल्ड सिंपल पॉलीएम्ब्रॉयनी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, मान लो ये एक एग है, ये 2 एग है, ये 3 एग है, ठीक है। और ये जो मान लो कि ये जो पोलेन है, ठीक है, इसको मान लो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा पोलेन है। तो ये पोलेन जो है ये इस एग को भी फर्टिलाइज कर रहा है, इस एग को भी फर्टिलाइज कर रहा है, और हो सकता है कि इस एग को भी फर्टिलाइज कर दे, ठीक है। बहुत सारा पोलेन भी आ सकता है, ठीक है। तो एक से ज्यादा एग जब फर्टिलाइज हो जाएगा, एक से ज्यादा एग जब डिफरेंट डिफरेंट पोलेन से फर्टिलाइज हो जाएगा अलग, तब क्या होगा? तब अलग अलग एम्ब्रॉय बनेगा। इसका एक एम्ब्रॉय बनेगा, इसका एक एम्ब्रॉय बनेगा, और इससे एक एम्ब्रॉय बनेगा, मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रॉय हमें देखने को मिलेगा, तब उसको हम लोग पॉलीएम्ब्रॉयनी बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयज जो होता है ये स्पोरोफाइटिक बडिंग से होता है, इसको हम लोग एडवेंशियस लाइक एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटीनी एक वर्ड है, टर्म है, इसको ध्यान में रखना है कि जब लार्वा रिटेन एडल्ट कैरेक्टर सच एज गोनाड्स एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यंग वंस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड न्यूटोनी। कोई भी लार्वा, मान लो फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज का लार्वा होता है, ठीक है। तो जब वो लार्वा के अंदर एडल्ट कैरेक्टर आ जाएगा और जब वो लार्वा खुद से एक नया यंग वन प्रोड्यूस करने लगेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब हम लोग उस प्रोसेस को न्यूटनी बोलेंगे, ठीक है। ये ऑकर्स होता है कौन से लार्वा में? एक्सोटिला में, मतलब लार्वा ऑफ एमिस्टोमस को हम लोग टाइगर सालमेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का प्रॉपर नोट्स बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे सवाल भी है, राइट। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे सवाल भी है जिसको कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।